नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रहे थे और करंट अफेयर में यदि बात करें तो हम लोग ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जो घटना चक्र की पुस्तक आती है दृष्टि नाम से, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। और इसमें यदि बात किया जाए तो सबसे पहले जो बेस्ट वन लाइनर के फॉर्मेट में टॉपिक वाइज जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य बहुत ही अच्छे से इसको 4 पार्ट में हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हम लोग सबसे पहले जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण यानी जो 2022-23 का के दौरान जो भी घटित जितनी भी महत्वपूर्ण घटना थी उस सबको बिल्कुल ही डिटेल से देख चुके हैं। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, डिटेल में देखेंगे। ये टॉपिक जो है मेंस साथ साथ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेंस से रिलेटेड भी यहाँ से आपसे प्रश्न लिखने के आ सकते हैं और आप बिल्कुल इस लेक्चर को देखने के बाद मेंस का प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्री से जो भी पॉइंट बनेगा वो तो आप यहाँ से कर ही सकते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो लोग भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, बीपीएससी 69 में जाएंगे तो बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा, या करंट अफेयर का एक सीक्वेंस है और एक आपका यूपी पीसीएस आरओ का। इसके अलावा यूपी के लिए अगर यूपी स्पेशल अगर आप देखना चाहते हैं, जो भी आरओ का एग्जाम लिख रहे हैं, तो लोग जाके जो है यूपी पीसीएस 2023 के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे जो है यूपी स्पेशल एक आपको दिखेगा। तो यूपी स्पेशल में आप यूपी स्पेशल देख सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए भी करंट अफेयर कराया गया है, तो भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में कराया गया है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराया गया है और बिल्कुल डिटेल में कराया गया है, तो जाके आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे बहुत सारा सब्जेक्ट का रिवीजन भी कराया गया है। ठीक है, रीजनिंग का रिवीजन कराया गया है, मैथ्स की बात कर लें। इसके अलावा जो है आपको देखेंगे तो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस में फिजिक्स का रिवीजन करा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप जाके जो है देख सकते हैं। चलिए, इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेक्चर की नहीं को स्लो लगेगा तो यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है, आप लोग 1.25, 1.5, 1.75 या 2.0 करके सुन सकते हैं। चलिए तो एक एक खबर को देखते हैं बिल्कुल डिटेल में। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है, और इसमें सबसे पहला जो ये आपका खबर है, 23वां जो है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो शिखर सम्मेलन हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 4 जुलाई 2023 को एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 23वां बैठक हुआ और ये जो है भारत की अध्यक्षता में किया गया। तो पहला बात तो आपको याद ही रखना है कि एससीओ का जो है अध्यक्षता किसके द्वारा, भारत के द्वारा किया गया। ये 23वां जो है एससीओ का शिखर सम्मेलन था। कौन सा था? 23वां था। अभी 4 जुलाई 2023 को किया गया। डेट भी थोड़ा सा याद रखेंगे इसका कि 4 जुलाई 2023 को किया गया। ठीक है, ये शिखर सम्मेलन कैसा हुआ? तो ये वर्चुअल प्रारूप था इस, ठीक है, वर्चुअली किया गया था। ठीक है, बैठक की अध्यक्षता जो है चूंकि भारत कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। इस सम्मेलन में देखिए तो कजाकिस्तान हो गया, आपका चीन हो गया, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के तत्कालिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रतिभाग इसमें किया। ये लोग इसमें प्रतिभागी रहे। एससीओ के पर्यवेक्षक देशों की बात करेंगे तो ऑब्जर्वर जो है स्टेट्स की, तो ईरान, बेलारूस और मंगोलिया के राष्ट्र अध्यक्ष भी इसमें प्रतिभाग किए। तो पर्यवेक्षक में 3 देश आ गया, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा चांस है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पूछने का चांस ऐसे कम है लेकिन पूछा जा सकता है कि एससीओ को जो है पर्यवेक्षक देश कौन है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया हो गया। तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देश के रूप में यहाँ पे भाग लिया था, तो अतिथि देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान का नाम आता है। इस सम्मेलन के अंत में नेताओं द्वारा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, तो नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया। सम्मेलन के दौरान जो है ईरान एससीओ का जो है 9वां सदस्य बना, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। तो एससीओ का 9वां सदस्य कौन बन गया? आपका ईरान बन गया। ठीक है, एससीओ का 9वां सदस्य आपको बन गया ईरान। एससीओ के सदस्य देश की दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस के द्वारा भी हस्ताक्षर जो है किया गया है। बेलारूस के द्वारा एससीओ की सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्ष 2024 में प्रस्तावित है। ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन में पूर्ण हो जाएगी, तब जो है 10वां के रूप में बेलारूस भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखें। ठीक है, 2024 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित होगा? कजाकिस्तान में।
2023 का कहाँ हुआ आपका? भारत में, ठीक है। 2024 का होगा कजाकिस्तान में, चूंकि वर्चुअली हुआ है, ठीक है। और अध्यक्षता जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इतना सारा फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। अतिथि देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान रहा, जबकि ऑब्जर्वर की बात करें तो ईरान, बेलारूस और मंगोलिया, ठीक है। चलिए, इतना फैक्ट याद रखेंगे। अगला है आपका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। 12 से 13 जनवरी 2023 के मध्य भारत के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो है वॉइस ऑफ आपका ग्लोबल साउथ समिट की बात करें तो इसका आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। पहली बात तो यह एक अनूठी पहल है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन से प्रेरित किया। तो इसमें जो है बात रखा गया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन का? तो वैश्विक जो है दक्षिण देशों को एक साथ लाना, ठीक है। जो भी साउथ में है तो उनको एक साथ लाना, जिससे वो एक साझा मंच पे अपने दृष्टिकोण के प्राथमिकताओं को साझा कर सकेंगे। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, ये इसका विषय था। तो ये भी याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत जो है इसको लीड कर रहा है, ठीक है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है इसका आयोजन अगर तो ये जो है आपको भारत के द्वारा किया गया, ठीक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका जो है ये पहल रहा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। थीम जो है इसका, तो ये आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, ठीक है। थीम भी याद रखेंगे, आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता। थीम भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्चुअल प्रारूप था, ये भी वर्चुअली फॉर्मेट था। 10 सत्र, इसमें 10 जो है सेशन हुए। 10 सत्रों का उद्घाटन और समापन सत्र राष्ट्राध्यक्ष, शासन अध्यक्ष स्तरीय था, जिसकी मेजबानी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है की गई। ये भी वर्चुअली ही था, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो 8 जो है मंत्री स्तरीय, जैसे इसमें वित्त हो गया, पर्यावरण, विदेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, सत्र भी इसमें शामिल था। यानी एक वित्त मंत्रियों का एक सत्र हुआ, एक पर्यावरण मंत्रियों का हुआ, एक विदेश मंत्रियों का हुआ, समझ सकते हैं आप। इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देश के नेताओं और मंत्रियों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निम्न जो है नई पहल की घोषणा की गई, जैसे आरोग्य मैत्री। पहला बात यहाँ पे रखा गया आरोग्य मैत्री, वैश्विक दक्षिण उत्कृष्टता केंद्र ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सलेंस, वैश्विक दक्षिण विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल, वैश्विक दक्षिण युवा राजनयिक मंच, वैश्विक जो है दक्षिण छात्रवृत्ति की बात की गई। तो ये पांचों मैटर थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। आरोग्य मैत्री हो गया, उत्कृष्टता केंद्र की बात हो गई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बात हुआ, युवा राजनयिक का बात हुआ और जो है छात्रवृत्ति की यहाँ पे बात की गई। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति जो है उपलब्ध कराएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। यह है आपका संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। देखिए 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पे अभिसमय के पक्षधरों के सम्मेलन की 15वीं जो है साधारण बैठक का दूसरा चरण आयोजित किया गया। तो COP15 का ये दूसरा चरण आयोजित किया गया, यहाँ पे पार्ट 2 देख सकते हैं। सम्मेलन के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ हुआ? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ठीक है। याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, ये COP जो है 15 का दूसरा जो है ये आयोजन कहाँ पे? मॉन्ट्रियल, कनाडा में किया गया। सम्मेलन का पहला चरण चीन की मेजबानी में जो है 15 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअली माध्यम से किया गया था और इसका दूसरा चरण था। COP15 के साथ देखें तो COP10 यानी 10th मीटिंग ऑफ जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विस एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द जो है कार्टिजन प्रोटोकॉल ऑन द बायोसेफ्टी। सारा तो बायोसेफ्टी के लेके ही बात हो रहा है, इसका भी आयोजन यहाँ पे किया गया, ठीक है। तो देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है, इसका पहला चरण चीन की मेजबानी में किया गया था, ठीक है, 15 अक्टूबर 2021 को। दूसरा चरण जो है इसका 7 से 19 दिसंबर 2022 को जो है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है, दूसरा इसका पार्ट का आयोजन किया गया। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित COP15 की अध्यक्षता चीन ने की, ठीक है। 2022 में सम्मेलन में जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोसेफ्टी फ्रेमवर्क
यानी इसमें कौन सा फ्रेमवर्क को अपनाया गया? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इसमें अपनाया गया। अब इस फ्रेमवर्क में कुछ बातें होंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 उद्देश्य था, ठीक है, 4 गोल था और 23 लक्ष्य था। इसमें इसको शामिल किया गया, जिसे 2030 तक जो है प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया। एक आपको कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क तैयार किया गया, इसमें इसको अपनाया गया। इसमें 4 लक्ष्य रखा गया था और 23 जो है इसमें 4 गोल और 23 इसमें लक्ष्य रखे गए थे। 4 उद्देश्य हो गया और 23 इसमें लक्ष्यों की टारगेट्स की बात की गई थी। देखते हैं, तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद G20 के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। 2030 तक जिन 23 लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात किया गया है, विश्व में कम से कम 30% भूमि अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्र और महासागरों को प्रभावी संरक्षण प्रबंधन करने की बात की गई थी। यानी विश्व के कम से कम 30% भूमि को जो है अंतर्देशीय जल हो गया, तटीय क्षेत्र हो गया, महासागर हो गए, इनके संरक्षण और प्रबंधन की बात किया गया था। इसमें खराब हुए जो स्थलीय अंतर्देशीय जल हैं, तटीय हैं, समुद्री परिस्थिति, इनको कम से कम 30% तक की बहाली बेहतर करने की बात की गई। COP15 के प्रतिनिधियों ने GVF के भीतर लाभों के एक समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए बहुदिशीय कोष स्थापित करने की बात की। ये कोष जो है बनाया जाए। इस कोष को वर्ष 2024 में तुर्की में आयोजित होने वाले COP16 में जो है अंतिम रूप दिया जाएगा। ये इससे जो है रिलेटेड बातें हैं, ध्यान रखेंगे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है G20 शिखर सम्मेलन 2022। अभी 2023 भी चल रहा है, पहले 2022 देख लीजिए। ये 2022 आपको नवंबर में ही हुआ, 15-16 नवंबर 2022 को G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्षों का 17वां शिखर हुआ सम्मेलन हुआ था। तो नवंबर में जो है 2022 में 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद वैश्विक नेताओं का पूर्ण भौतिक उपस्थिति वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन था। कोविड-19 के बाद आपको आप देख ही पा रहे थे कि जो भी सम्मेलन हो रहा था सारा वर्चुअली हो रहा था। तो कोविड-19 के बाद ये पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें सारे लोग फिजिकली उपस्थित हुए थे, ठीक है। ये G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की अध्यक्षता द्वारा इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो G20 का 17वां शिखर सम्मेलन का मुख्य जो है विषय की थीम की बात करें तो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये थीम था इसका। इस शिखर सम्मेलन में निम्न 3 अंतर संबंधों को स्तंभ रखा गया था। एक तो स्वास्थ्य और संरचना की बात की गई थी, ऊर्जा संक्रमण की बात किया गया था, डिजिटल सतत ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल रूपांतरण, 3 बात की गई थी, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इसमें बात की गई थी 70 में, ठीक है। 17वें G20 सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में देखेंगे तो G20 शेरपा अमिताभ कांत थे, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन के से इतर प्रधानमंत्री ने बाली, इंडोनेशिया में एक अन्य G20 नेताओं के साथ तमन हुतान राया गुराह राय मैंग्रोव वनों का दौरा भी किया। ये मैंग्रोव पौधा भी लगाया गया, ठीक है। भारत इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया, ठीक है। तो ये भी बात याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में भारत शामिल हो गया। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात का एक संयुक्त पहल है और इसमें भारत भी शामिल हो गया है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट को नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP27 के दौरान लॉन्च किया गया था, ठीक है। मैंग्रोव जो है आपको बात करें अलायंस फॉर क्लाइमेट का, तो ये जो है 27वां जो COP27 था इसी में ये लॉन्च किया गया था। ये भी बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भारत ने इंडोनेशिया से 1 दिसंबर 2022 को भारत ने इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है G20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत अभी कर रहा है और ये 30 नवंबर 2023 तक अध्यक्षता करेगा। तो भारत अब G20 का अध्यक्षता कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। तो देखिए 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा नहीं, ये हो रहा है आयोजन, ठीक है। तो 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? भारत में हो रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, ठीक है, ये इसका केंद्रीय विषय पे आधारित है।
तो इसका केंद्रीय विषय थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। याद रखेंगे। तो G20 का जो थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। यह विषय जो है महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। कौन? वसुदेव कुटुंबकम। भारत की अध्यक्षता G20 के लोगो, अगर लोगों की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंग केसरिया, सफेद, हरा, नीला से प्रेरित है ये। इसमें देखेंगे लोगों में तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसके साथ पृथ्वी है, इनको दर्शाया गया है पुष्प और उसके बाद कमल। चुनौतियों के बीच विकास का प्रदर्शन है। कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीप को और 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये भी सब कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है। G20 की अध्यक्षता जो है अमृत काल की शुरुआत के प्रतीक है। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मनाया गया और इसको लेकर सभी वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अवधि को अमृत काल की संज्ञा दी गई है। तो ये अमृत काल की शुरुआत भी मानी जा सकती है। अमृत काल की शुरुआत में जो है इसी चरण में इसको G20 यहाँ पे भारत इसका आयोजन कर रहा है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन हेतु विशेष आमंत्रित अतिथि देश कौन कौन है? ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। एक तो आपको बांग्लादेश है, एक मिस्र हो गया, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। ये सब जो है अतिथि देश हैं, आमंत्रित अतिथि देश। ये तो G20 में है नहीं शामिल, ये अतिथि देश हैं। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन। इसको थोड़ा एक नज़र में याद रखेंगे। भारत में G20 शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित बैठकों का आयोजन केवल नई दिल्ली तक सीमित नहीं है। अब बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये सब भी एक बार लिस्ट आपको देखना होगा, इसे एक बार लास्ट में हम लिस्ट कराएंगे वो। ठीक है। भारत के 50 से अधिक शहरों में G20 की 200 से अधिक बैठकों का आयोजन जो है किया जाएगा। अभी आयोजन हो भी रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो लखनऊ हो गया, बनारसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में G20 के संबंधित बैठकों का आयोजन जो है का प्रस्तावित था और वहां पर आयोजन हो भी रहा है। 11 से 12 फरवरी 2023 को G20 सशक्तिकरण की पहली बैठक का आयोजन आगरा में किया गया। ठीक है। तो देखिए G20, अब सिंपल सा आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए G20 सशक्तिकरण, इसका पहला बैठक कहाँ आयोजन किया गया? G20 एम्पावर जो है इंस्पेक्शन मीटिंग, तो ये आगरा में। G20 की अध्यक्षता में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहला बैठक कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है। तो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ पे हुआ? लखनऊ में। ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अभी एक आध प्रश्न ये देख ले। G20 की बात किया जाए तो भारत जो है वर्तमान में G20 ट्रोइका का हिस्सा है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील शामिल है। ये पहला अवसर है जब G20 ट्रोइका में 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था शामिल है। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ब्राजील में। और 2025 में दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी बात थोड़ा याद रखेंगे। 2024 में आपको ब्राजील में और 2025 में जो है दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अब G20 का हाल फिलहाल अगर अभी इधर चर्चा में जो है G20 में जो है अब 21वां मेंबर इसमें शामिल हो गया है और ये जो है संयुक्त सहमति से इसको अपनाया गया है। और ये आपका अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन जो है G20 में अब, यानी G20 अब G20 नहीं, G21 एक तरह से हो गया। ठीक है, इसमें अफ्रीकन यूनियन जो है शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की बात करें तो देखिए 28 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत को G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को लॉन्च किया। तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? अश्वनी वैष्णव के द्वारा। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का उद्देश्य क्या है? G20 देशों के साथ साथ आमंत्रित जो गैर सदस्य राष्ट्र है से स्टार्टअप्स के द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों का पहचानना, मान्यता देना और उन्हें अपनाने में सक्षम बनाना। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 अगस्त 2023 के मध्य बेंगलुरु में किया गया था। अभी भी एक प्रश्न है आपका कि डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, चलिए इतना सारा बात आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 इंपॉर्टेंट है। यूएनएफसीसी की बात करें कि पक्षधरों के सम्मेलन का ये 27वां था, COP27, और ये किसको लेके है, जलवायु परिवर्तन को लेके है, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। 6 से 20 नवंबर 2022 के मध्य शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। तो COP27 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका शर्म अल शेख मिस्र में आयोजन किया गया। ठीक है, ये इसका 27वां संस्करण था, COP27 नाम भी है। COP26 की बात करें तो इसका आयोजन 2021 में ग्लासगो यूके में किया गया था, और COP27 आपका शर्म अल शेख मिस्र में किया गया। ठीक है, 26 भी ध्यान रखेंगे ग्लासगो यूके में। COP27 की बात करें तो भारत ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंटल की विषय वस्तु का एक पवेलियन स्थापित किया था। ये भी आप याद करेंगे, लाइफ का स्थापना भारत के द्वारा इसमें किया गया था। ठीक है, लाइफ जो है आपका स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। 2022 में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ को लॉन्च किया, तो मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, यही आपका COP27 के अंतर्गत। नवंबर 2021 में COP26 में प्रधानमंत्री ने लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी। ठीक है, वस्तुतः मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है। ठीक है, ये क्या है, वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। ठीक है, तो जलवायु के लिए बात करेगा। मिशन लाइफ की अवधि जो है 22 से 28 है, याद रखेंगे। मिशन लाइफ की अवधि कब है, 22 से 28 तक की है। ये मिशन जो है व्यक्ति हो गया और समुदायों के एक ऐसे जीवन स्तर को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा जो प्रकृति के कैसा हो, अनुकूल हो और उनको नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसे जीवन स्तर को अपनाने वाले लोगों को प्रो प्लेनेट पीपुल के रूप में मान्यता दी जाएगी, प्रो प्लेनेट पीपुल। COP27 के समापन पे शर्म अल शेख कार्यान्वयन योजना को अंगीकृत जो है किया गया। COP27 की बात किया जाए तो इसके दौरान क्षति और नुकसान से जो है निपटने के लिए एक कोष की भी स्थापना का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ठीक है, कोष स्थापित किया जाएगा। यह कोष क्या काम करेगा, तो जलवायु संबंधित जो भी आपदा से सर्वाधिक प्रभावित सुवेद्य देश होगा उनको क्षति और नुकसान में भरपाई करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जो भी जलवायु से प्रभावित कोई भी क्षतिग्रस्त होता है देश, तो उनको क्या करेगा, मदद करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के द्वारा $3.1 बिलियन का योजना की घोषणा की गई है। कितने की, $3.1 बिलियन की, जो अगले जो है 5 वर्ष के अंदर पूर्ण चेतावनी प्रणालियों द्वारा पृथ्वी पे सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सम्मेलन की बात करें तो 27 वर्षों के इतिहास में पहली बार कृषि के विषय वस्तु पे एक पूरा दिन समर्पित था, यानी कृषि के लिए चर्चा हुआ इसमें। ठीक है, तो जलवायु में कृषि तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस सम्मेलन के दौरान सतत रूपांतरण हेतु खाद्य और कृषि नामक पहल को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो खाद्य और कृषि पहल को भी इसमें लॉन्च किया गया था। ये पहल जो है 2030 तक कृषि और खाद्य प्रणाली को रूपांतरित करने के लिए जलवायुविद की मात्रा और गुणात्मक में सुधार के लिए केंद्रित है। तो COP27 हो गया आपका शर्म अल शेख में। ये COP28 की बात किया जाए तो ये 30 नवंबर जो है से 12 दिसंबर 2023 के दुबई में, यानी COP28 का आयोजन कहाँ होगा, आपका दुबई में हुआ। तो इस तरह से ये टॉपिक जो आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देखने वाले हैं, इसके साथ एक और टॉपिक इसमें प्लस करके देखेंगे। तो आज जो है इस सम्मेलन वाले टॉपिक में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।